Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of BYJU'S classes. BYJU'S न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबको ढेर सारी खुशियां मिले जीवन में, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सद्बुद्धि मिले और आप जीवन में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें और आप ये प्रयत्न कर सकें कि आप किसी और के जीवन में भी कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें। कहते हैं कि अगर किसी के होठों पे आप मुस्कुराहट लाने में कामयाब हुए तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अगर कुछ भी ना कर सकें तो केवल इतना जरूर कीजिएगा कि किसी के लिए कुछ नेगेटिव मत कीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते किसी भी कारण से तो नेगेटिव भी मत कीजिए। राइट? ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जीज के ऊपर ही आधारित है, ऊर्जा के ऊपर ही आधारित है। जैसी एनर्जी आप रेडिएट आउट करते हैं वैसी ही आप तक लौट के पहुंचती है। स्क्रीन पे एक बार नजर डाल लेते हैं जी कौन कौन से राजा बेटा रानी बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभाजीत, गौरांग, श्रीधा, स्निग्धा, वंडरफुल जी, सुरभि, अमन प्रताप, कार्तिकेय, नमस्कार जी, प्रिया, पूजा, तहे दिल से नमस्कार है। ऋषि हैं प्रतिभा, हरीश, विश्वास, सुमीर, मितांशा, आकाश यादव, वंडरफुल जी। वंस अगेन आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जीवन में कुछ पाने के लिए हमें कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है। सुख, चैन, नींद, आराम, आलस्य, बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, तभी हम कुछ ना कुछ पा सकते हैं। वो कहते हैं ना दैट वी फॉल इन लव। फॉल इन लव से मतलब क्या है कि भाई हम प्यार में गिरते क्यों हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि आप किसी और चीज को, किसी और शख्स को अपने जीवन में जगह देना जा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी में उसे समाना चाहते हैं, तो आपको स्वयं के व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी का कोई हिस्सा त्यागना पड़ेगा, तभी आप किसी दूसरी ऊर्जा को स्वयं में समा सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। चलिए जी, हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पे क्विज होने वाला है आज, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, which of the following parts of the male reproductive system is mainly involved in thermoregulatory mechanism? राइट? आप जानते हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ हैं, जो स्पर्म हैं, वो शरीर के तापमान पे नहीं बन पाते। सो क्या मैकेनिज्म है हमारे शरीर के पास कि तापमान कम हो? प्रश्न संख्या लिखना मत भूलिएगा ऑलमाई राजा बेटा। सात्विक, राजेंद्र, फातिमा, लक्ष्मण, सोनाली, अमन, ज्योति रंजन, प्रणव, सबका सही जवाब, ऑलमोस्ट सबका सही जवाब है। दैट्स वंडरफुल। आंसर इज स्क्रोटम। चलो जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें, मेल के एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स में पेनिस है, जिसे पीनस भी प्रोनाउंस करते हैं, एंड स्क्रोटम है। स्क्रोटम क्या है जी? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच इज हैंगिंग बिटवीन द टू लेग्स। स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैंगिंग बिटवीन टू लेग्स एंड स्क्रोटम के अंदर है जी टेस्टीज। राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन में थोड़ा सा अंतर होता है। राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन में थोड़ा सा अंतर है। लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स स्लाइटली लोअर देन राइट, लेकिन इसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन पे, इरेक्शन पे, सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों टेस्टिस में ये थोड़ा सा अंतर इसलिए होता है कि भाई जब दोनों लेग्स बहुत पास पास हैं तो टेस्टिस क्रश ना हो जाए। टेस्टिस इज अ वेरी डेलिकेट टिश्यू। तो स्क्रोटम का पर्पस क्या है? टेस्टिस जो है मैमल्स में, इन मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मेन बॉडी कैविटी में नहीं है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन, सर्वाइवल, स्टोरेज, मैच्योरेशन, चारों बातें ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कह देते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम तापमान चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन, स्टोरेज, स्पर्म सर्वाइवल, स्पर्म मैच्योरेशन, सारी बातों के लिए 2-2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। सो स्क्रोटम जो है इट प्रोवाइड्स फेवरेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन।
ठीक है जी। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया ना, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए भाई, साथ के साथ एनर्जी आ जानी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, यूट्रस में जब मेल बेबी डेवलप हो रहा है, उस समय उसकी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होती हैं। टेस्टिस बन जाती हैं गर्भावस्था के, प्रेगनेंसी के लगभग कौन से हफ्ते पे जी? लगभग प्रेगनेंसी का जब समय होता है, इट इज अराउंड 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेल बेबी के टेस्टिस बन जाते हैं। लेकिन उस समय टेस्टिस मेल बेबी के स्क्रोटम में नहीं होते हैं, उस समय टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे एडवांस करेगी, 7वें से 8वें महीने पे टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं, या फिर मेल बेबी के जन्म के समय। कई बार ऐसा होता है कि मेल बेबी पैदा हुआ, डॉक्टर्स ने एग्जामिन करा कि भाई इसके टेस्टिस तो स्क्रोटम में नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस क्लिनिकल कंडीशन को क्या कहते हैं? When testes are not present in the scrotum at the time of birth। बताइए जी, नबी, लक्ष्मण, भूमिका, अमित, अंशिका, करुणा, अमन, जल्दी से बताओ जी। शमा, प्रवीण, व्हाट इज दैट क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होते हैं बच्चे के जन्म के समय? अमन प्रताप ने, सोनाली ने, अभिषेक ने, मोहम्मद अरशद ने, सबने सही जवाब दिया। दैट क्लिनिकल कंडीशन इज क्रिप्टोर्किडिज्म। सो क्रिप्टोर्किडिज्म इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। क्रिप्टोर्किडिज्म यूनिलेटरल भी हो सकता है कि एक टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में, या क्रिप्टोर्किडिज्म बाइलेटरल भी हो सकता है कि दोनों टेस्टिस नहीं है। तो डॉक्टर ये एडवाइस करेंगे कि भाई हम कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक वेट कर लीजिए, टेस्टिस अपने आप आ जाएंगे स्क्रोटम में। लेकिन अगर टेस्टिस अपने आप स्क्रोटम में नहीं आते हैं तो हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि हम टेस्टिस को स्क्रोटम में ले आए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ज्यादा लंबे समय तक टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी में रहे तो स्पर्म बनाने वाले स्पर्मेटोगोनियस सेल ज्यादा तापमान के कारण नष्ट हो जाएंगे, कैंसरस भी हो जाते हैं टेस्टिस। ठीक है जी, क्रिप्टोर्किडिज्म समझ आई बात मेरे सभी बच्चों को? वेरी गुड। आपको पता है कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म से एक ही टेस्टिस प्रेजेंट हो, मोनोर्किडिज्म। और कई बार ऐसा भी होता है, रेयर ऑफ द रेयर, 2 से ज्यादा टेस्टिस, 3 टेस्टिस हैं। आप जानते हैं ऐसी क्लिनिकल कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीऑर्किडिज्म, राइट। और कई बार दोनों टेस्टिस जन्म से आपस में फ्यूज्ड होते हैं, सिनऑर्किडिज्म, राइट, फ्यूजन हो जाता है। नाउ स्क्रोटम को जब हम एक्सटर्नली देखते हैं, सो इट लुक्स लाइक अ सिंगल पाउच ऑफ स्किन जो कि सेपरेटेड है। स्क्रोटम के आप बाहर से ऑब्जर्व करेंगे ना, एक लाइन नजर आएगी आपको उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड रेफे, स्क्रोटल रेफे कहते हैं। स्क्रोटम इंटरनली भी पार्टीशनड होता है, स्क्रोटल सेप्टम होती है ताकि एक टेस्टिस में होने वाला इंफेक्शन दूसरे टेस्टिस तक ना जाए, राइट। और टेस्टिस का जब कभी इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट क्लिनिकल कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्चाइटिस। व्हाट इज ऑर्चाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। सर्जरी करके कभी टेस्टिस हमें निकालने पड़ जाएं, उसको कहते हैं ऑर्चिडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सुजीत कुमार, अरशद, सब बातें इंपॉर्टेंट है। इंग्विनल हर्निया भी बताता हूं मैं आपको, चिंता मत कीजिए। सुनो, इंग्विनल कैनाल क्या होता है? स्क्रोटम जो है वो कम्युनिकेट करता है विद द मेन बॉडी कैविटी बाय इंग्विनल कैनाल। ठीक है जी, ये वाली जगह जो है ना राजा बेटा, एंड ऑफ कोर्स माय रानी बेटियों ऑल्सो, दिस इज व्हाट इज इंग्विनल कैनाल। ओके, सो इंग्विनल कैनाल के जरिए स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे आती है एंड टेस्टिस आर हैंगिंग इन द स्क्रोटम। अब यहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, तापमान के अनुसार स्क्रोटम की स्किन लूज या टाइट हो जाती है। जब बड़ी ठंड होती है, बड़ी सर्दियां होती हैं, स्क्रोटम बिकम्स टाइट, और जब बड़ी गर्मी होती है बाहर, स्क्रोटम बिकम्स लूज, ताकि टेम्परेचर जो है वो एडजस्टेड रहे। नाउ एक बार जब टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से माइग्रेट करके स्क्रोटम में आ जाते हैं ना, तो ये टेस्टिस वापस नहीं जा सकते एब्डोमेन में। क्यों? क्योंकि इंग्विनल कैनाल रीजन में एक कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं बन जाएगा, समय लगेगा। कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है तो इंग्विनल कैनाल सील हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। सिर्फ इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे आ रही होती है। सुमो रेसलर्स हैं, या आपने सुना होगा जो बड़ा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, है ना,
जिम में जाके बड़ी हैवी एक्सरसाइज करने, ऐसे बड़ा वजन उठा रहे हैं ऊपर, उनमें इंग्विनल हर्निया की समस्या हो जाती है। व्हाट इज इंग्विनल हर्निया? कि वो जो इंग्विनल कैनाल जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन जो है वो अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो जन्म से भी हर्निया हो सकता है, ये बाद में भी हो जाता है। हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण एब्डोमिनल मसल्स का दबाव पड़ता है इंग्विनल कैनाल में, तो इंग्विनल कैनाल रप्चर्स, जिसके कारण अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन एंटर इनटू इंग्विनल रीजन। इंटेस्टाइन का लूप एंटर कर गया, इंग्विनल रीजन फूल जाएगा, सूज जाएगा, तो फिर हमें सर्जरी करके इंग्विनल हर्निया का इलाज करना पड़ता है। इंग्विनल हर्निया जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल है, ठीक है जी। इसीलिए जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाके बड़े बड़े हैवी डंबल्स उठा रहे हैं, प्लेट्स उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे ये कहा जाता है ना कि भाई आप टाइट सपोर्टर्स पहनिए। सपोर्टर्स जानते हैं आप? टाइट अंडरगारमेंट्स, राइट, टाइट अंडरवियर्स, जो कि स्क्रोटल एरिया को सपोर्ट करके रखेंगे। आपने देखा होगा जो पहलवान लोग हैं वो लंगोट बांध के रखते हैं, है ना, उसका पर्पस यही होता है कि स्क्रोटल एरिया सपोर्टेड रहे, नहीं तो इंग्विनल हर्निया के और हाइड्रोसील के, कहते हैं ना टेस्टिस में पानी भर जाता है, हाइड्रोसील के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज इट क्लियर जी? राइट, ऑल माई राजा बेटा, इज इट क्लियर? प्रीति, आपने कहा हैवी वेट लिफ्टर्स में प्रॉब्लम हो जाती है हाइड्रोसील की। शुभाजीत, बिल्कुल सही कहा आपने। हाइड्रोसील का मतलब होता है राजा बेटा, हम सादी भाषा में कह देते हैं कि भाई स्क्रोटम में पानी भर गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टेस्टिस, राइट जी। साइकिलिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, हॉर्स राइडिंग, सूरज ने कहा है, वेरी गुड जी। हाइड्रोसील होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, राइट। चलो जी, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको मेरे सेशंस में सुनने को मिलती रहेंगी। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। डॉक्टर बनने जा रहे हैं भाई आप, इन टर्मिनोलॉजी से घबराना थोड़े ना, इनसे तो आपका लाइफ लॉन्ग नाता बन गया है जी। अब अभी तो लोग सलाह लेने लग जाएंगे आपसे कि डॉक्टर साहब आप तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, जरा हमें बता दीजिए, रोजाना पेट में दर्द हो रहा है भाई, लूज मोशन रहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कोई दवाई बता दीजिए। बट दवाइयां मत देना अभी, उसमें समय है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है मेरे बच्चे? स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है दैट टेस्टिस आर हैंगिंग इन द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा वाला डायग्राम बना के भी दिखाया था, ये स्क्रोटम है ना, ये एक टेस्टिस है, ये वाली चीज जो है, ये स्ट्रिंग लाइक चीज, ये कहलाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, और क्या है जी? वास्ट डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटिक कॉर्ड हैज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड इवन क्रीमेस्टर मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले मसल का नाम याद रख लेना मेरे राजा बेटा, ये बड़े ही बढ़िया किस्म के मसल्स हैं। तापमान के रिस्पांस में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, ये स्मूथ मसल हैं, ये इनवॉलंटरी मसल हैं। जब तापमान बाहर का बहुत ज्यादा होगा ये मसल लूज कर जाएंगे, टेस्टिस बेचारे थोड़े से दूर हो जाएंगे मेन एब्डोमिनल कैविटी से कि वहां की गर्मी उन्हें ना मिले। जब बाहर बहुत ठंड है, ये मसल्स बड़े स्मार्ट हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे कि टेस्टिस हल्का सा ऊपर उठ जाए मेन बॉडी रीजन की तरफ, ताकि वहां की गर्माहट ले सकें। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं जी। सो जो सवाल हमारा था उसका जवाब आपने सही बता दिया सबने, दैट इज स्क्रोटम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माय डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर्स डू द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप? चाहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल की बात करें, गोनैड्स कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को, मेल गोनैड्स आर टेस्टिस एंड फीमेल गोनैड्स आर ओवरीज। क्या ये एक्टोडर्म से बनते हैं, क्या ये मीजोडर्म से बनते हैं, क्या ये एंडोडर्म से बनते हैं? प्रश्न संख्या 2 और उत्तर हनी ने, वंदना ने, करुणा ने, अभिषेक, परिनीता, उज्मा, शमा, प्रवीण, ज्यादातर बच्चों ने कहा है जी मीजोडर्म। चलो एक बार देख लेते हैं भाई क्या है ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। आप जानते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एशेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, साइक्लोस्टोमेटा, और उसके बाद आपने फिर एम्फीबिया, पाइसेस सब पढ़े हैं ना। ये आपको पता है भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं हम। शरीर 3 जर्म लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया याद कीजिए, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं जिनसे सारा शरीर बनता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ना बेटा, जिनको हम गोनैड्स भी कहते हैं, मेल के गोनैड्स हैं पेयर ऑफ टेस्टीज और फीमेल के गोनैड्स हैं ओवरीज। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मीजोडर्म लेयर से
बनते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब एक बच्चा मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, जब एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण बन रहा है गर्भ में, तो सबसे पहले उसका कौन सा सिस्टम बनता है? नर्वस सिस्टम, उसका मस्कुलर सिस्टम, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। विच इज द फर्स्ट सिस्टम विच इज डेवलपिंग in an embryo? बताओ जी, all my raja beta and rani betiyan, there are more than nearly I think 244 students who are watching me live. Can I have the same number of likes also? मैं कहता हूं ना, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी। मेरी क्रिस्टल क्लियर आवाज आप तक पहुंच रही है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, सो आपकी तरफ से भी प्यार आना चाहिए जी। सबसे पहले सिस्टम बनता है, धर्मेंद्र जी ने सही जवाब दिया है, नर्वस सिस्टम। प्लीज 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 याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो। 3 जर्म लेयर्स हैं। एक्टोडर्म से बनता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सबसे पहला सिस्टम है एक बेबी में डेवलप होने वाला। सबसे आखिरी में बच्चे के लंग्स डेवलप होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लास्ट टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो। यही कारण होता है कि जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जो 9 महीने की अवधि पूरा होने से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं, किसी भी कारणवश उनके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, क्योंकि उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स के एल्वियोलाई में सरफेक्टेंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना, एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके कारण उनके मरने की संभावना ज्यादा रहती है। एक और शब्द का प्रयोग किया था हमने यहां पे, मेसोग्लिया। मेसोग्लिया क्या होता है? आपको याद होगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है, निडेरिया फाइलम अगर आपको याद हो, वहां पे एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू लेयर होती है एंडो और एक्टो के बीच में, जैसा कि सीलेंट्रेट्स के केस में। दैट इज व्हाट इज मेसोग्लिया। पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है। फ्लैट वर्म्स पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है। कार्तिकेय ने पूछा व्हाट इज सरफेक्टेंट। कार्तिकेय बेटा, सरफेक्टेंट जो होता है ना, सुनो, सरफेक्टेंट इज डायपाल्मिटॉयल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। डायपाल्मिटॉयल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, लेसिथिन भी कहते हैं इसे, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर एक लेयर बनाता है ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स ना करें। ओके चलो जी, सो जो सवाल था हमारा राजा बेटा, आप सबने उसका सही जवाब दिया, मीजोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉयड इन नेचर? प्रश्न संख्या 3 लिखिएगा जरूर उत्तर देते समय। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया याद कर लीजिए। क्या स्पर्मेटोजेनिक सेल हैप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है? अमन प्रताप ने कहा डी। रोहन, फातिमा, कुंदन, प्रीति, अभिज्ञान, तेजस्विनी, लता, अंशिका, खुशहाली। अगर मैं किसी का नाम ना भी ले पाऊं तो भाई प्लीज क्षमा कीजिएगा, बिकॉज इतनी तेजी से नाम स्क्रॉल करते हैं ना कि पता नहीं चलता। चलो समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में टेस्टिस में स्पर्म बनने की ये प्रक्रिया। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। एक मेल बेबी जब लगभग 12 से 14 साल की उम्र का होता है, जब प्यूबर्टी होती है, तो शुक्राणु बनने की या स्पर्म बनने की यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, एक बार जब स्पर्म बनने शुरू हो गए टेस्टिस में, तो सारी उम्र बनते रहते हैं। अ मेल कंटिन्यूस प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स थ्रू आउट हिज लाइफ, राइट? 90 साल की उम्र तक, 95 साल की उम्र तक भी मेल्स में स्पर्म बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल में जो एक एज आ जाती है 45, 50, 55 साल तक की एज में, अब रफली 50 इयर्स ऑफ एज तक मेनोपॉज हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। नाउ अब हम देखते हैं जी, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया टेस्टिस में प्रेजेंट है, ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है, इनसे बनते हैं जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ग्रोथ होती है इनमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट जी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनते हैं राजा बेटा, तो पहला मियोसिस हो चुका है, मियोसिस 1 हो गया, तो जो 46 क्रोमोसोम थे ह्यूमंस में 2n = 46 होता है, तो वो 23 रह जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो बन गए स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉयड है। मियोसिस 2 जो होता है वो तो सिमिलर टू माइटोसिस है, ठीक है राजा बेटा? और जो स्पर्म्स है, जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हुए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, राइट जी? ओवरऑल पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका इतना हिस्सा जो है, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म।
राइट इस समय क्या होता है कि भाई एक्रोसोम बनेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, स्पर्म का फ्लैजिला बनेगा। स्पर्म इज द ओनली सेल इन द बॉडी विच हैज फ्लैजिला। स्पर्म जो है वो कौन सी शुगर इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए? बताइए जी, ऑल माई डॉक्टर्स जल्दी से बताओ। क्रांति कह रहे हैं सर योर लेक्चर्स विल बी अवेलेबल इन कन्नड़ा लैंग्वेज ऑल्सो। भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मैं केवल हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी का उच्चारण सही कर सकता हूं, कन्नड़ा भाषा मुझे नहीं आती, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। राइट पिंकी ने सही कहा भाई, अनिष्का ने सही कहा। फ्रक्टोज याद रखना, स्पर्म्स यूटिलाइज फ्रक्टोज शुगर। ह्यूमन सीमेन, मेल का जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड, उसमें फ्रक्टोज काफी मात्रा में होती है। स्पर्म के पास फ्रक्टोकाइनेस एंजाइम होता है फ्रक्टोज शुगर को इस्तेमाल करने के लिए। क्या आप जानते हैं रेप के केसेस में या फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केसेस में जब हम फोरेंसिकली एग्जामिन करते हैं दैट वेदर फीमेल इज अ विक्टिम ऑफ रेप और नॉट, हम वेजाइना में फ्रक्टोज शुगर का टेस्ट करते हैं। यदि हमें वेजाइना में फ्रक्टोज शुगर पॉजिटिव मिले, इसका मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उसके वेजाइना में सीमेन डिपॉजिट हुआ है। राइट क्लियर है जी? फ्रक्टोज के बारे में ये बात समझ आ गई सबको? राइट डाउन सिंड्रोम अन्वेषा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, वो आपके साथ जेनेटिक्स में डिस्कस करूंगा। प्रश्न संख्या 4 सभी के लिए स्क्रीन पे सवाल। इफ द एपिडिडाइमिस गेट्स ब्लॉक्ड, एपिडिडाइमिस लगभग 8 मीटर लंबी एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है जो टेस्टिस के साथ जुड़ी है। ये बनाया मैंने टेस्टिस, ये मैं साथ में अभी दिखाऊंगा। एपिडिडाइमिस हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जिसमें स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं। यदि किसी कारणवश एपिडिडाइमिस ब्लॉक हो जाए तो गैमीट्स यानी स्पर्म सेल कहां से कहां तक नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे। सो ध्यान देना है, एपिडिडाइमिस ये रहा, ये डक्ट रही वास डिफरेंस, ये है जी टेस्टिस जिसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, यहां पे वासा इफरेंशिया होते हैं जिनको इफरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं। मैंने क्लू आपको दे दिया है। सुजीत कुमार, अंशिका 4 का बी कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे। श्रेया, हनी, हनी कैसे हैं जी आप? हनी सिंह के फैन हैं क्या आप? गाने सुनते हैं आप भी उनके? शुभादीप, इलाया, सिद्धेश्वर, उज्मा, इन्फिनिटी, अक्षय कुमार। ओके चलो जी, एक बार मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। संदीप देशमुख, मयूर आपके जवाब सही है। मेजॉरिटी बच्चों ने सही जवाब दिया है जी, बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मण देखो इधर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। टेस्टिस में लगातार स्पर्म्स बन रहे हैं। 1000 sperms are produced per second in 1 gram of testicular tissue। 1 ग्राम टेस्टिस में 1 सेकंड में 1000 स्पर्म बन जाते हैं। एक टेस्टिस का वजन लगभग 14 ग्राम होता है, दोनों टेस्टिस मिलाकर के लगभग 28 ग्राम। सो 28,000 स्पर्म 1 सेकंड में, मिलियंस में बन जाएंगे ये एक दिन में। तो ये कहां जाएंगे? हर समय तो ये मेल बॉडी से इजैक्युलेट नहीं हो रहे, तो ये स्पर्म एपिडिडाइमिस में और वास डिफरेंस में स्टोर होते रहते हैं। ठीक है जी? राइट टेस्टिस का एक सेक्शनल व्यू देखिए। अच्छा, जब मैं बायजूस में लेक्चर्स लेता हूं ना, तो ऐसे ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स, ब्यूटीफुल एनिमेशंस, वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बायजूस का आप चैनल एक्सप्लोर कर लीजिए, वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना। देखो मेरे राजा बेटा, टेस्टिस के अंदर ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स which are structural and functional units of testes। लगातार यहां पे स्पर्म्स बन रहे हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती हैं, हाईली फोल्डेड होती हैं। एक सेमिनिफेरस टिब्यूल की लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर होती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है इस तरह से भाई ऐसे 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 इतनी कॉन्वोल्यूटेड है, इतनी फोल्डेड है। ठीक है जी? राइट सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं और ये खुल रही है आगे जाके इस स्ट्रेट टिब्यूल में। Seminiferous tubules open into straight tubules called tubuli recti। tubuli recti आगे खुलता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से ये फाइन डक्ट्स ओरिजिनेट होती हैं वासा इफरेंशिया। दिख रही है आपको यहां वासा इफरेंशिया? वासा इफरेंशिया एपिडिडाइमिस तक स्पर्म्स लेके जाती हैं। एपिडिडाइमिस के हेड रीजन को कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। टेस्टिस में जो बनने वाले स्पर्म्स होते हैं ना, दे आर इमेच्योर एंड दे आर इमोटाइल। टेस्टिकुलर स्पर्म्स आर इमेच्योर एंड इमोटाइल। उनमें ओवा को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी नहीं होती। अगर आप टेस्टिस में से डायरेक्टली स्पर्म्स निकालें सर्जिकली, ओवा के पास रख दें एक पेट्री डिश में, वो उसे फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता।
टेस्टिस में से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाल के ओवा के पास रख दीजिए, वो उसे फर्टिलाइज नहीं कर सकता। जब तक स्पर्म ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पूरा रास्ता अपने आप तय नहीं करते, वेजाइना में डिपॉजिट होके अपने आप रास्ता तय करके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जाते, तब तक वो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। स्पर्म में मोटिलिटी एंड मैच्योरिटी आती है जब वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ट्रेवल कर लेते हैं। फाइनल फर्टिलाइजिंग एबिलिटी तब आएगी जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होके आगे का रास्ता स्वयं तय करेंगे। क्या आप मुझे उस टर्म का नाम बता सकते हैं? बबलू ने पहले बता दिया है, सप्तऋषि ने, सोनाली ने एकदम सही कहा, बिल्कुल जी, राइट राइट, कैपेसिटेशन, बिल्कुल सही। इस पे क्वेश्चन आता है नीट में, व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन क्या है सुनिए। फ्रेशली इजैक्यूलेटेड स्पर्म, मेल बॉडी से सीमेन सैंपल लिया हमने, इजैक्यूलेट हुआ पीनस में से सीमेन, है ना, आपने उन स्पर्म्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, आपको उनमें मोटिलिटी नजर आ जाएगी। आपने उन्हें उठा के फीमेल बॉडी से जो ओवा लिए थे उसके साथ रख दिया, वो कहेंगे भाई सॉरी हम तो फर्टिलाइज कर ही नहीं सकते, हमें तो पहले खुद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का रास्ता ट्रेवल करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, कैल्शियम आयंस हैं, वो स्पर्म के सरफेस पे कुछ ऐसे बदलाव करेंगे कि स्पर्म को इस काबिल बनाएंगे कि भाई अब तुम फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, है ना। 7 घंटे लग जाते हैं इस प्रक्रिया में। In mammals, it nearly takes 7 hours for the sperms to get capacitated. अब आप सोच रहे होंगे जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक करते हैं, आईवीएफ करते हैं, तो उसमें ये कैसे संभव हो जाता है? तो आईवीएफ जब आप करते हैं, जिस कल्चर मीडियम में आपने स्पर्म्स रखे हैं, उस कल्चर मीडियम में आपको आर्टिफिशियली वो सारे सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे जो स्पर्म्स नेचुरली एनकाउंटर करते जब वो खुद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होते, राइट जी। इसीलिए जो आईवीएफ टेक्निक्स हैं उनका सक्सेस रेशो काफी कम होता है। 5वां सवाल स्क्रीन पे आपके सामने। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, अंशिका, सूरज जी, सूरज मैंने बता दिया ना, आपने वही तो पूछा था टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, तो मैंने बता दिया आपको भैया कैसे करेंगे वो। मृणाली कैसे हैं जी आप? एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है हनी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करता है, टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल बना के रखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। 5वें सवाल का जवाब आ रहा है जी सी। क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? 5वें सवाल का जवाब भूमिका, सिद्धेश्वर, सिद्धांत, दीपा, प्रत्युष, हिमाद्री, ब्यूटीफुल नेम्स, प्रतिभा, हरीश, विश्वेश्वर, सर्टोली सेल्स, ब्लड टेस्टिस बैरियर इज फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स, एकदम सही जवाब। सर्टोलाई सेल्स को सस्टेंटिक्यूलर सेल्स भी कहते हैं। टेस्टिस में अगर मैं आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू दिखाऊं, यहां पे आपको ऐसे ये हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन वाले सेल्स दिखेंगे, दे आर कॉल्ड सर्टोलाई सेल्स। एनरिको सर्टोली ने डिस्कवर किए थे, तो उसी से नाम पड़ गया सर्टोली सेल, ठीक है जी। सर्टोली सेल्स जो है दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द डेवलपिंग स्पर्म, प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ब्लड कभी भी डेवलपिंग जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म तक जो है ब्लड कभी भी इसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। अगर ब्लड और जर्म सेल्स आमने सामने आ जाएं तो ब्लड विल डिस्ट्रॉय द जर्म सेल्स बाय इम्यून रिएक्शन। हमारे शरीर में 2 तरह के सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स टेस्टिस में प्रेजेंट हैं और सोमेटिक सेल्स बाकी के पूरे शरीर में प्रेजेंट है। ब्लड ने कभी भी जर्म सेल्स नहीं देखे, ब्लड पूरे शरीर के सोमेटिक सेल्स से फेमिलियर है। सो ब्लड जब कभी गलती से भी जर्म सेल्स के पास चला गया, वो कहेगा भैया मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं, तुम कौन हो? क्या तुम बाहर से आए हुए कोई फॉरेन बैक्टीरिया हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन सर्टोली सेल्स कहेंगे नहीं नहीं ऐसा मत करना, ब्लड तुम ऐसा मत करना, हम एक बैरियर बना चुके हैं, हम जर्म सेल्स को तुम्हारे संपर्क में आने नहीं देंगे। ब्लड कहेगा ठीक है, मैंने जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन पहुंचानी है जर्म सेल्स तक, सर्टोलाई सेल्स वो तुम पहुंचा दो। तो यही काम सर्टोली सेल्स करते हैं। इज इट क्लियर जी? इसके अलावा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स इनहिबिन भी बनाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके रिसेप्टर्स सर्टोली सेल्स पे होते हैं। एफएसएच के रिस्पांस में जब एफएसएच सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करता है तो एफएसएच के रिस्पांस में ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन बनाते हैं, दैट इज इनहिबिन। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। स्पर्म स्टोर दोनों जगह होते हैं सूरज, एपिडिडाइमिस में भी होते हैं और वास डिफरेंस में भी होते हैं। Sperms are stored in epididymis as well as vas deferens.
वास्ट डिफरेंस को सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म्स कहा जाता है। यहां पे आपको हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शनल व्यू काट के दिखाया। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं जो स्पर्म्स बनाएंगे, और दूसरे सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सर्टोली सेल्स, नरिशिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, नर्स सेल्स, जो कि डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देंगे और उसके मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करेंगे। Right? They are epithelial cells which are supporting. ध्यान रखिएगा, in sexually mature testes, Sertoli cells do not divide. In sexually mature testes, Sertoli cells divide नहीं करते हैं। Sertoli cells जो है वो टाइट जंक्शंस बना के रखे हुए। चलो मैं एक छोटी सी ऐसे डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं कि Sertoli सेल ने किस प्रकार से डेवलपिंग स्पर्म को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा है। ऐसे ऐसे ये Sertoli सेल है, ठीक है जी, ये इधर वाला Sertoli सेल हो गया ऐसे, ये राइट। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये रहे जी स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉयड वाले स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और ये बन गया स्पर्म। सो थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट, स्पर्मेटोगोनिया से लेके आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सर्टोलाई सेल की मेम्ब्रेन कहती है कि मैं तुम्हें जकड़ के रखूंगी, बचा के रखूंगी, प्रोटेक्ट करके रखूंगी, न्यूट्रिशन भी दूंगी, ऑक्सीजन भी दूंगी, ब्लड से भी बचा के रखूंगी। तो ये सारे काम सर्टोलाई सेल्स करते हैं। राइट जी, इज इट क्लियर? ठीक है। सो ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है, हमें ध्यान रखना है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सर्टोली सेल्स and it helps to isolate the developed stages of sperms from blood, right? So इसको Sertoli blood barrier भी कह देते हैं। क्लियर है जी ऑल माई राजा बेटा? राइट नाउ एक चीज और ध्यान रखना, एक और सेल्स भी तो होते हैं टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स का दूसरा नाम, these are also called interstitial cells। लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, इनके पास पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके ऊपर एक्ट करता है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स। जब मैं एंड्रोजन्स कहता हूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन, ये सभी एंड्रोजन्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं एंड्रोजन्स के लिए प्रिकर्सर क्या होता है? किस चीज से एंड्रोजन्स बनते हैं? मयूर बताओ जरा। इलाया, रिया महाजन, भूमिका, लक्ष्मण, अन्वेषा। लेडिग सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हैं, दो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स के बीच। सोनाली ने बिल्कुल सही बताया। सोनाली भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया, भाई तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, पक्का बेहतरीन डॉक्टर बनना है आपने। सो प्रिकर्सर क्या है जी राजा बेटा? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल से स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से, सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया कहां लेबल्ड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे ये मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई, ये रहा एक सर्टोलाई सेल, ठीक है, ये इसका पड़ोसी वाला दूसरा सर्टोलाई सेल, दो एडजेसेंट सर्टोलाई सेल्स के बीच बीच में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ओके, ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। नाउ सो द ब्लड टेस्टिस बैरियर इज फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स। मेजॉरिटी बच्चों का जवाब सही था। प्रश्न संख्या 6, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ ढेर सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं ताकि आपका सारे का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, एक बहुत बेहतरीन सर्जरी आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। सूरज बेटा ज्यादा लोगों को जरा आगे शेयर कर दीजिए ये, राइट? हाँ जी, जल्दी से जल्दी से आप आगे इसको शेयर कर दीजिए, बिकॉज अभी आपको जो है एक बेहतरीन सी सर्जरी दिखाने वाला हूं। व्हाट हैपेंस इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज सर्जिकली डिस्कनेक्टेड? अगर सर्जिकली हम वास्ट डिफरेंस को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? वास्ट डिफरेंस डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया भैया? हमने पेशेंट की वेसेक्टॉमी कर दी है। वेसेक्टॉमी
मेल स्टेरिलाइजेशन, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। स्पर्म्स विल नॉट हैव न्यूक्लियाई, ये तो इररेलेवेंट है। सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 बी आ गया आंसर। मेघना, स्निग्धा, दीपक शर्मा, नवनीत, फातिमा, रिया, अनुष्का, मोहम्मद फहरान, सय्यम, एकदम सही बात है जी। सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। देन सी ऑप्शन था नो स्पर्मेटोजेनेसिस विल टेक प्लेस, ये भी गलत है। स्पर्म्स विल बी नॉन मोटाइल, ये भी गलत है, ये सही है। सो समझते हैं एक बार जरा जल्दी से वेसेक्टोमी क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके होते हैं, कुछ टेम्परेरी मेथड्स हैं और कुछ परमानेंट मेथड्स हैं। परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को टर्मिनल मेथड्स या सर्जिकल मेथड्स भी कहते हैं, एंड दे आर नियरली इरिवर्सिबल। मेल्स के लिए वेसेक्टोमी एंड फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हमने क्या करना होता है बेटा, दोनों साइड के वास्ट डिफरेंस को सर्जिकली काट देना है, छोटा टुकड़ा काट के हम बाहर निकाल लेते हैं। आपको पता है कि स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं और उसके बाद देयर इज अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, वास डिफरेंस, इन सबको क्रॉस करते हुए स्पर्म्स ने बाहर आना है। तो वेसेक्टोमी में हमने करना क्या है, वास डिफरेंस को काट दिया। माइनर सर्जरी है, ज्यादा समय नहीं लगता, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये। तो वेसेक्टोमी हो जाने के बाद क्या स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं? नहीं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन तो लगातार टेस्टिस में होता ही रहेगा भाई, लेकिन ये स्पर्म यहीं इपीडिडाइमिस में खत्म होते रहेंगे। सीमेन इजैकुलेट होगा, बट दैट इजैकुलेटेड सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। चलिए, जो सर्जरी का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अब वो आपके सामने है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ऑर्गन आपको दिख रहा है दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम की स्किन जो है इसी तरह से रिंकल्ड या रुगोस होती है, हाईली पिगमेंटेड होती है। सो वेसेक्टोमी का प्रोसीजर माइनर प्रोसीजर है, ओपीडी बेसिस पे किया जाता है, आउट पेशेंट बेसिस जो हम कहते हैं। पेशेंट सुबह आया हॉस्पिटल में, 15-20 मिनट में आपने सर्जरी करी और शाम को उसे घर भेज दिया। सबसे पहले स्क्रोटल स्किन जो है, स्क्रोटल का एरिया जो है प्रॉपर्ली शेव कर दिया जाता है, बाल हटा दिए जाते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग जो है, सुई से आपको दिख रहा है सिरिंज से, ये सुन्न करने वाली दवाई जो है एनेस्थेटिक ड्रग, वो हमने इंजेक्ट कर दी। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, हल्का सा स्क्रोटम में कट लगाया। कोई ऐसा नहीं कि भयंकर ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड लॉस होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी माइनर एंड सेफ सर्जरी। हल्का सा कट लगाया, वास डिफरेंस डक्ट को फील करा, वास डिफरेंस को दो जगह से बांध के बीच में से काट दिया। दोनों साइड में करना है, ये दो टेस्टिस है ना, तो दो वास डिफरेंस है, दोनों साइड से हमने काट के एक छोटा सा टुकड़ा वास डिफरेंस का, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा जो है वो काट के हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो वास डिफरेंस का छोटा सा कट किया हुआ पीस है ना, क्यों निकाला हमने, कितना पीस है ये, 1 से लगभग 1.5 सेंटीमीटर का पीस। दिस इज सेंट टू लेबोरेटरी, ये हम लैब में भेज देंगे। क्यों भेजेंगे लैब में, कि लैब में टेक्नीशियन जो है इसकी स्लाइड बना के कंफर्म कर ले कि जो टिश्यू पीस काटा है ना वो वास डिफरेंस ही है। इसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर देंगे। सुहेब समझ आई बात, विवेक, सोनाली, इज इट क्लियर, सुनील, राइट? एक बार लाइक्स का राउंड हो जाए भाई जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो। सुनो मेरी बात, हमने ये टुकड़ा लैब में भेज दिया ताकि लैब वाला टेक्नीशियन हमें रिपोर्ट भेज दे कि जो पीस आपने भेजा था डॉक्टर साहब वो वास डिफरेंस है। गलती से ये भी तो हो सकता है ना कि किसी डॉक्टर ने ब्लड वेसल काट दी, नर्व काट दी थी और पेशेंट को कह दिया भैया तुम्हारी वेसेक्टमी हो गई है, चलो घर चले जाओ, है ना, वो तो गलत है। हमें श्योर होना पड़ेगा ना कि वास डिफरेंस काटी है। वेसेक्टोमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। ऐसा नहीं आपने पेशेंट की वेसेक्टोमी कर दी और आपने उसे कह दिया कि अब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लीजिए, अब कंसेप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। 3 महीने तक आप अपने पेशेंट को बताएंगे आपको कोई और आपको कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा, चाहे कॉन्डोम यूज कीजिए चाहे डायफ्राम यूज कीजिए, 3 महीने तक अभी सेफ्टी नहीं है। वास डिफरेंस के उस कटे हुए हिस्से में अभी भी मिलियंस में स्पर्म स्टोर्ड होंगे जो रिपीटेड इजैकुलेशन के साथ बाहर आते रहेंगे। तो आप अपने पेशेंट से कह देंगे कि भाई आपको लगभग 3 महीने तक कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा, या फिर जब तक 20 बार इजैकुलेशन नहीं हो जाता, 20 टाइम्स इजैकुलेशन नहीं हो जाता, तब तक पूरा सिस्टम कंप्लीटली फ्लश आउट नहीं होगा स्पर्म से। ठीक है जी, तो 3 महीने बाद जाके सेफ्टी मानी जाती है फिर वेसेक्टोमी की, और ये नियरली इरिवर्सिबल है। एक बार अगर कर दिया वेसेक्टोमी तो सर्जिकली फिर दोबारा कटे हुए हिस्सों को जोड़ पाना ना बड़ा मुश्किल होता है, इसका सक्सेस रेशियो रिवर्सल का बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में ये गलत धारणा है कि वेसेक्टोमी करवाने के बाद सीमेन इजैकुलेट नहीं होगा, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। वेसेक्टोमी होने के बाद भी इजैकुलेशन होता रहेगा, क्योंकि जो सीमेन इजैकुलेट हो रहा है उसका मेजर वॉल्यूम तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन चीजों से आ रहा था। सिर्फ इजैकुलेटेड सीमेन में स्पर्म्स नहीं होंगे, बाकी किसी भी चीज पे कोई असर नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर जी?
अनम फातिमा ने कहा लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुलेट हो जाने के बाद, वेजाइना में इजैकुलेट होने के बाद 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रहते हैं। राइट, इज इट क्लियर? चलो, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर था आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना है। एक्रोसोम एंजाइमेटिक नाइफ होता है, एक्रोसोम डेवलप्स फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ मॉडिफाइड लाइसोसोम। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाई एल्यूरोनिडेज, न्यूराअमाइनाइडेज, एसिड फॉस्फेटेस, एल्केलाइन फॉस्फेटेस, कैथेप्सिन, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं। यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी? राइट, चलो आगे चलें। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बता चुका हूं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी स्पर्मेटोजोआ। ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस आपके साथ डिस्कस करा, ये भी आपकी टिप्स पे होना चाहिए। हां भूमिका, फीमेल्स के केस में हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, यू आर राइट। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लीजिए जी, स्पर्म इज द ओनली सेल इन द बॉडी विच हैज फ्लैजेला। अगर स्पर्म्स के पास मोटिलिटी नहीं है तो क्लिनिकल टर्म होता है एस्थेनोजूस्पर्मिया। Asthenozoospermia is the condition in which sperm cells they lose the property of being motile, right? स्पर्म में अगर मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म काउंट चाहे कितना भी है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। सो स्पर्म में मोटिलिटी होना जरूरी है, तभी वो फर्टिलाइज कर पाएंगे। टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म्स में मोटिलिटी मैच्योरिटी नहीं होती। फाइनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन इपिरिडाइमिस वेयर द सेल गेन्स एबिलिटी टू मूव। इपिडिडाइमिस तक कैसे पहुंचेंगे? टेस्टिस में जो डक्ट्स में फ्लूइड बन रहा है वो प्रोपेल कर रहा है, वासा इफ्रेंशिया में पेरिस्टल्सिस भी होता है जो स्पर्म्स को आगे भेजता है। और जो फाइनल फर्टिलाइज करने की एबिलिटी है, कैपेसिटेशन, वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही आती है। क्लियर है जी? Right? So the answer to our question that what will happen if the vast difference is surgically disconnected, semen will be without sperms, लेकिन semen produce होता रहेगा। Question number 7. In which of the following specific areas of the uterus uterine tubes open? Uterus के हिस्से याद कीजिए। Upper dome shaped areas fundus. The corners are called cornuae. Main body is corpus. जो नीचे का neck like region है, narrow neck like region, that is what is called cervix. सवाल ये पूछा गया है कि fallopian tube कहां पे खुल रहे हैं आके? अनुराग, ज्ञानवी, अमन प्रताप, आदित्य, मोहम्मद फरजान, अनीसा, वंदना, प्रिंस। राइट जी, ओके चलो देखते हैं जी क्या है सही जवाब। इधर देख लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। दिस इज वेजाइना, long muscular tube, nearly 10 centimeters long tube. It receives the male penis during sexual intercourse. Vagina की wall में ना यहाँ पे folds होते हैं, they are called vaginal rugae. These rugae they stimulate the glans penis during sexual intercourse and helps in inducing ejaculation. ये है जी यूट्रस। आपको पता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का साइज मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा होता है, बस यूट्रस को इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे एनलार्ज करता है। राइट जी, दिस स्ट्रक्चर इज ओवरी एंड दिस इज व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब। ये ओवरी की लिगामेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज द लिगामेंट जिसके साथ ओवरी यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ी हुई है। यूट्रस के अलग अलग हिस्से देख लीजिए। ऊपर ग्रीन कलर से हमने फंडस दिखाया है, डोम शेप्ड एरिया। कॉर्नर जो है दैट इज अपर कॉर्नर, कॉर्नुआ, मेन बॉडी और द कॉर्पस, एंड दिस इज सर्विक्स, लोअर नैरो नेक लाइक रीजन। सर्विक्स इज द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल इन द बॉडी, ध्यान रखिएगा। यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फंडस, कॉर्नुआ, बॉडी एंड सर्विक्स। किन्हीं कारणों से अगर यूट्रस को सर्जिकली निकालना पड़े तो उस सर्जरी को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। कई बार रसौली हो जाती है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं यूट्रस में, तो सर्जिकली हमें यूट्रस निकालना पड़ता है। यह क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ मिल जाएगा। एनसीईआरटी में हालांकि यह टर्म मेंशन्ड नहीं है। ठीक है जी राजा बेटा। सो द अपर कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस आर रेफर्ड एज कॉर्नुए। द इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ओपन्स हियर। यहां पे आके ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब खुल रही हैं। 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है दैट अकर्स इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फंडस ऊपर वाला डोम शेप्ड एरिया है। इज इट क्लियर जी? ये बॉडी रीजन है। यूट्रस की वॉल भी बड़ी मजबूत है, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम लेयर है, मिडल मसल्स की जो लेयर होती है दैट इज मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम कहलाती है। सो हमारे सवाल का जवाब था कॉर्नुआ। क्लियर है जी?
यू आर एंजॉइंग द सेशन? टेल मी, सबको मजा आ रहा है ना जी इस सेशन में? ठीक है जी। अनम सही कहा आपने, हिस्टेरा मींस यूट्रस, मेट्रा भी कह देते हैं, हिंदी में हम बच्चेदानी बोल देते हैं यूट्रस को, राइट जी। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है। एक बार केक्स एंड कैंडीज का राउंड हो जाए भाई, मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, गला थोड़ा थक रहा है, तो मैं पानी पी लूं जरा साथ में, आप भी पानी साथ ही रखा करिए जी अपना। चलो नेक्स्ट प्रश्न। Arrange the following layers of the ovary in the sequence as they would occur from inside to outside. ओवरी का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम जरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जहां पे आपने पढ़ा था कि अलग अलग लेयर्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स, मेडुला। आपको इनसाइड टू आउटसाइड आना है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। कंफ्यूज मत होना, मैं एक डायग्राम बनाता हूं ऐसे करके। ये मैंने ओवरी दिखाई, ये हाइलम रीजन है जहां से ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी, इस प्रकार से मैंने दिखा दिया जी। ये है ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में। ये ओवरी का अंदर वाला रीजन है मेडुला, जहां पे फॉलिकल्स नहीं होते हैं। मेडुला हैज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड फ्यू इंटरस्टिशियल सेल्स आल्सो। यहां से ओवरी में ब्लड वेसल्स प्रवेश कर रही हैं। ओवरी के ये सबसे बाहर वाला जो एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम कहना सही नहीं है इसे, वैसे हमें इसे टेक्निकली सरफेस एपिथेलियम कहना चाहिए, क्योंकि जर्म सेल्स का ओरिजिन यहां से नहीं हो रहा। जर्म सेल्स का ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, योक सैक में बनते हैं जर्म सेल्स, और योक सैक से माइग्रेट करके यहां पहुंचते हैं। तो अब जो सही नाम इसका वैज्ञानिकों ने रखा है, उन्होंने कहा भाई इसे आप सरफेस एपिथेलियम कहिए, इसे आप जर्मिनल एपिथेलियम ना कहिए। सवाल का जवाब मेरे पास आना शुरू हो चुका है, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है। चलो जी, एक बार ओवरी का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, यही डायग्राम मैंने बना के भी दिखाया। ओवरीज आर पेयर्ड एलमंड शेप्ड, बादाम की शेप के होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओवरी के सबसे बाहर यहां पे दिखाया गया है जी जर्मिनल एपिथेलियम नीले रंग से, उसके नीचे लेयर आ जाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर आपको याद हो, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपने टेस्टिस में भी पढ़ा है। उसके नीचे होता है ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन, ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स हैज फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फॉलिक्यूलोजेनेसिस होता है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। पिट्यूटरी का एफएसएच हार्मोन क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को ही तो स्टिमुलेट कराता है। फॉलिकल इज एन oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स। फॉलिकल की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड द फाइनल मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड व्हाट? फरहाना बताओ मुझे, इलाया, फाइनल मैच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं? विच अंडरगोज ओव्यूलेशन। यस जय कुमार, यू आर द फ्यूचर डॉक्टर जी। तुषार साहब बताइए, ग्राफियन फॉलिकल, राइट राइट राइट। The final mature follicle which undergoes ovulation is called Graafian follicle. Its diameter is nearly 25 मिलीमीटर्स। ओवरी के सबसे अंदर है जी ओवेरियन मेडुला, जहां पे ब्लड वेसल्स हैं। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब है कि अगर हमें इनसाइड टू आउटसाइड लेयर्स बतानी है तो ओवरी का मेडुला, फिर ओवरी का कॉर्टेक्स, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और फिर जर्मिनल एपिथेलियम। सो बाहर से अंदर पूछा है या अंदर से बाहर पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। पेपर को केयरफुली ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है जी। दीक्षिता 25 मिलीमीटर्स या 2.5 सेंटीमीटर्स होता है डायामीटर, मैं लिख देता हूं, डायामीटर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, नेकेड आई से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल की वॉल को रप्चर करवाता है। सवाल संख्या 9, देयर आर 3 लेयर्स इन द वॉल ऑफ वेजाइना. Which among the following shows the correct arrangement of layers from outside to innermost? बाहर से अंदर की तरफ आपको वेजाइना की अलग अलग लेयर्स का सीक्वेंस बताना है। इज इट क्लियर बेटा? चलो जी एक बार देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है वेजाइना, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी
ट्यूब है। वेजाइना में इलास्टिसिटी भी बहुत है ना। इट कैन एकोमोडेट द पीनस एंड वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल अलोंग विद सर्विक्स, जिसके थ्रू बेबी बाहर डिलीवर आउट होता है। वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं, और वेजाइनल ओरिफाइस जो है इसे कवर करती हुई एक मेम्ब्रेन होती है, एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन जिसे हम हाइमन कहते हैं। हाइमन में पोर्स होते हैं टू अलाउ द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। हाइमन यूजुअली रप्चर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट जरूरी नहीं होता कि हाइमन जो है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर होगी। हाइमन कैन रप्चर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वेजाइनल इन्फेक्शन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, विगरस एथलेटिक एक्टिविटी। सो हाइमन का होना या ना होना कभी भी इस बात का साइन नहीं होता दैट शी इज वर्जिन। बहुत सी कल्चर्स में ये मिसकंसेप्शन है दैट हाइमन इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल। इट इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। हाइमन कैन रप्चर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटैक्ट हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। क्लियर है जी ये बात, राइट। वेजाइना की वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा, और म्यूकोसा के सेल्स लगातार टूटते रहते हैं। यहां पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, लगातार टूटता रहता है ये। इसमें प्रेजेंट ग्लाइकोजन जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। थ्रूआउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल, वेजाइना में एक बैक्टीरिया रहता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, जो कि वेजाइनल पीएच को एसिडिक रखता है। और एसिडिक पीएच होना जरूरी है वेजाइना में, बिकॉज वेजाइना बाहर से अंदर आने वाले बैक्टीरिया के लिए प्रवेश द्वार की तरह है। सो वेजाइनल पीएच एसिडिक है तो इट मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। हमारे सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि बाहर एडवेंटिशिया है, फिर मस्कुलैरिस लेयर है और फिर म्यूकोसा है। वेजाइना के म्यूकोसा में खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स के जरिए ही एचआईवी वायरस जो है फीमेल की बॉडी में एंटर करता है। अगर मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो मेल का सीमेन डिपॉजिट हुआ है वेजाइना में वो इन्फेक्टेड है एचआईवी से, ये एचआईवी फीमेल की ब्लड सर्कुलेशन में कैसे जरिया बना लेगा जाने का, इन डेंड्राइटिक सेल्स के जरिए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। रिया महाजन, आयशा, ठीक है जी, शमा परवीन। शमा परवीन, ये आपने अपने नाम के आगे 103 क्यों लगाया हुआ है? 103। ब्रतदीप साहू कैसे हैं? राइट, क्लियर है? ऑल माई राजा बेटा, रानी बेटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ओवेरियन कैंसर was recommended complete surgical removal of ovaries। आपने एक पेशेंट में डायग्नोज करा कि उसकी दोनों ओवरीज में कैंसर हो चुका है, आप उसे एक सर्जरी रिकमेंड करेंगे। मेडिकल टर्म्स में आप क्या लिखेंगे उस सर्जरी का नाम? सेल्पिंगेक्टमी, ऊफोरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, ऑर्चिडेक्टमी। जल्दी से सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। नवनीत ज्ञानवी बी कह रहे हैं बच्चे, ज्यादातर बच्चों का जवाब है जी बी, एंड बी स्टैंड्स फॉर ooforectomy and that is the correct answer। जहां भी टोमी वर्ड लगा होता है that refers to cutting off something, right जी। so अगर हम बात करें कि ooforectomy क्या है, so ooforectomy is the surgical removal of ovaries, इसको ovariectomy भी कहते हैं। हिस्टेरेक्टोमी तो बताया था, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सेल्पिंगेक्टोमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, दैट इज सेल्पिंगेक्टोमी। एंड हिस्टेरेक्टोमी, जो क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि नीट में आ चुका है, दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। इज इट क्लियर जी? अमन प्रताप, अंशिका, पूजा मौर्य, विवेक, अनम, गुड, वेरी गुड जी। एक लाइक्स का राउंड और हो जाए जल्दी से। हाँ जी, एनर्जी का संचार कर दें फिर से। सो ऑर्चिडेक्टोमी क्या था? ऑर्चिडेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। आपने एक वर्ड ये भी सुना होगा भाई, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन इज अ जनरल टर्म विच इज यूज्ड फॉर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनैड्स। मेल गोनैड्स टेस्टिस का रिमूवल कर सकते हैं, फीमेल गोनैड्स ओवरीज का रिमूवल भी कर सकते हैं। शरीफ हो जाता है, मतलब लेस एग्रेसिव हो जाता है। सो बुल से ऑक्स कैसे बनाया है हमने? कैस्ट्रेशन के जरिए। इज इट क्लियर? राइट। कितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? हाँ जी, क्लियर है? सब लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना मुझे? सो जो आपने सवाल हमने पूछा था उसका जवाब है जी ooforectomy, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज इज ooforectomy, राइट? क्लियर है जी? मजा आया? चलो जी, आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चंस थे, उनसे जुड़ी जितनी ऑप्शंस थी मैंने सबको डिटेल में एक्सप्लेन करा। कितनी एक्स्ट्रा बातें आपको बताई, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, राइट? और भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे बेहतरीन लेक्चर्स लेते हैं।
आप देख सकते हैं पुष्पेंदु सर के लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा नितिका मैम, अपूर्वा सर, कार्तिकेय सर, विनय सर के लेक्चर्स देखिए, स्नेहा मैम, सबिहा मैम, ऑल आर एक्सीलेंट टीचर्स विद वेरी गुड टीचिंग एक्सपीरियंस एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। तभी तो मैं कहता हूं बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी। फिर ऐसे और बेहतरीन सेशंस के लिए आपसे मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।